हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर फिजिक्स, और इसमें से अपना जो आज का टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट कौन से छोड़े गए, कैसे छोड़े गए, ये सब कंटेंट आज के वीडियो में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप आपने इसके पहले वाले सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लें। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, ये कौन था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो था वो सबसे पहला छोड़ा गया भारत का उपग्रह था। और ये जो था उपग्रह, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अंतरिक्ष युग में अपना पहला कदम रखा था। इनसैट 3C का प्रक्षेपित किया गया था। तो इनसैट 3C इसको प्रक्षेपित किया गया था कोरू से। अब देखिए, ये जो कोरू है, ये हमें कहाँ? फ्रेंच गुयाना में मिलता है। तो फ्रेंच गुयाना जो है ये कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना, और ये जो फ्रेंच गुयाना है एक्चुअली ये फ्रांस के अधिकारित है, मतलब कि फ्रांस का अधिकार है इसमें। और वहीं पर एक कोरू नाम की जगह है जहाँ से अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण बहुत ही सफलतापूर्वक किया जाता है। हमें यहाँ पर देखिए मिलान करना है। कॉस्मिक बैकग्राउंड ये संबंधित है उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर COBE से, कॉब से। फेल्कन जो है ये संबंधित है समुद्रगत केबल तंत्र से, फेल्कॉन। डिस्कवरी जो है ये है अंतरिक्ष शटल, और अटलांटिस जो है ये है अंतरिक्ष शटल। तो इस प्रकार से अटलांटिस और डिस्कवरी ये दोनों क्या हैं? अंतरिक्ष शटल हैं। पुनः देखिए हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो क्यूरियोसिटी रोवर, क्यूरियोसिटी जो रोवर है ये US द्वारा मंगल ग्रह का अन्वेषण करने के लिए छोड़ा गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे क्यूरियोसिटी रोवर है तो ये किसने भेजा, किसकी खोज के लिए भेजा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्यूरियोसिटी जो रोवर है वो US ने मंगल के अन्वेषण के लिए, मंगल ग्रह के अन्वेषण करने के लिए छोड़ा गया था। और हमने भी छोड़ा था मॉम, ठीक है। और ये भी है कि हम भारत ही ऐसा देश था जो एक ही बार में मंगल ग्रह में पहुंचने में सफलता प्राप्त कर लिया था। मैसेंजर ये किससे संबंधित था? ये था नासा का, मतलब कि USA का बुध ग्रह को अन्वेषण करने के लिए एक सैटेलाइट था ये मैसेंजर। रुस्तम, रुस्तम क्या था कि जो DRDO का एक मानव रहित वायुयान था, मतलब कि इंडिया के DRDO द्वारा मानव रहित वायुयान रुस्तम बनाया गया था। आकाश 2 नाम का एक टेबलेट बनाया गया था। टेबलेट क्या होते हैं? ये छोटे छोटे, जिस प्रकार से हमारा ये मोबाइल है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है टेबलेट, तो वो आकाश 2 नाम से लॉन्च किया गया था। नासा का अंतरिक्ष या अंतिम अंतरिक्ष यान जो था वो कौन सा था? अटलांटिस। तो अटलांटिस जो था वो अंतरिक्ष का नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया अंतिम शटल था। अंतरिक्ष यान और प्रयोजन, तो अंतरिक्ष यान कौन सा था और उसका प्रयोजन क्या था, इससे संबंधित यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए कैसनी हाइगेंस संबंधित था किससे? शनि ग्रह को अन्वेषित करने के लिए यह शनि ग्रह में भेजा गया था। और ये मानव रहित अंतरिक्ष यान था जिसका काम था कि शनि ग्रह की खोज करना। यह शनि ग्रह में क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके उपग्रह और कौन कौन से हैं, तो ये सारा कुछ सर्च करने के लिए कैसनी भेजा गया था। वायेजर 1 और 2 ये भेजा गया था बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करने के लिए। यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं कुछ, और इसमें से बताना है कि उपयुक्त में से वैज्ञानिक जिन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं या साक्ष्य के रूप में मानते हैं, तो वो कौन कौन से कथन हैं। तो इनमें से देखिए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना ये ब्रह्मांड के विस्तार को बताता है। इसके साथ साथ में अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन करने पर भी हमें ब्रह्मांड के विस्तार की परिघटना पता चलती है। तो ब्रह्मांड जो कि बिग बैंग से शुरू हुआ, तो बिग बैंग से ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये प्रसारित हो रहा है।
और इसका जो प्रसारण है वो अनंत है, मतलब इसकी हम एक्चुअली वो नहीं जानते हैं सीमा कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें से हम ये जरूर जानते हैं कि इसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, वो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। और ये परिघटना ऐसी है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गुब्बारा है और गुब्बारा जब पिचका हुआ हो तब उसमें आप डॉट डॉट लगाएं, इसके बाद इस गुब्बारे को फुलाते जाएं, तो जिस प्रकार से ये फूलने पे ये डॉट्स और ये मतलब बाहर की ओर बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही ब्रह्मांड का विस्तार भी धीरे धीरे हो रहा है। और कॉस्मिक जो किरणें हैं उससे भी हम पता लगा सकते हैं या लगा रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। टिम पीक को जाना जाता है। टिम पीक एक कौन हुए? ये अंतरिक्ष यात्री हुए। तो टिम पीक एक अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। एक नाम दिया गया था, नया नाम, कल्पना 1। तो ये किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था मैटसैट। तो मैटसैट भारत के द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह था जिसका नाम हमने कल्पना दिया था। और जो कल्पना, ये कल्पना चावला से लिया गया है। कल्पना चावला भारत मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर, भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मैटसैट का परीक्षण किया। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भूसमकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक मतलब भार लेकर प्रवेश किया। तो भार वाला उपग्रह लेके PSLV C4 गया था पहली बार। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कथन सही हैं। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है ये इनको ध्रुवों की ओर क्या कर देती है? मोड़ देती है। मतलब ये कि अंतरिक्ष में बहुत सारे आवेशित कण हैं और ये आवेशित कण जब वायुमंडल से नीचे की ओर गुजरते हैं तो ये पृथ्वी के अन्य जगहों पर न पहुंच के ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर मोड़ दिए जाते हैं। इसलिए मोड़ दिए जाते हैं क्योंकि पृथ्वी में क्या है? एक ग्रेविटेशन है ना, एक चुंबकत्व है। तो इस चुंबकत्व के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर लोग तो रह नहीं रहे इसलिए कोई जनहानि नहीं होती है। इसी को अगर हम और भी उसमें देखें तो आपने अगर नाम सुना हो कि ऑरोरा कहते हैं। तो ऑरोरा क्या है? यही जो चुंबकीय कण हैं, दीप्तमान कण हैं, यही प्रकाश जब ये गिरते हैं यहाँ पर तो यही दिखाई देता है, इसको ऑरोरा कहते हैं। जब ये उत्तरी ध्रुव पर गिरते हैं तो इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और जब ये दक्षिणी ध्रुव पे गिरते हैं तो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहलाते हैं। तो अगर ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस या फिर ऑरोरा क्या है, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो इस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला कथन है, तुल्यकाली उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तुल्यकाली उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जिनका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के बराबर का हो। पृथ्वी के बराबर का जैसे जो हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी में जैसे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो वो जो यहाँ पर हम उपग्रह छोड़ते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसकी भी क्या गति होती है कि जो अगर ये बिंदु है तो वो जिस तरह से पृथ्वी राउंड करती है 24 आवर में, वैसे ही ये 24 आवर में ये भी राउंड कर लेता है पूरा। तो इसीलिए इसको तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। और ये जो उपग्रह होते हैं वो संचार के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम 3 सैटेलाइट पूरे अगर लगा दें, कितने सैटेलाइट? 3 सैटेलाइट। तो इन पूरे 3 सैटेलाइट के यूज से हम पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। तो मतलब ये कहने का कि जो एक सैटेलाइट है जिसको 36,000 किलोमीटर ऊपर हम अगर वहाँ पर लगा रहे हैं उसको,
तो वो पृथ्वी का 1/3 भाग को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो अगर हम 3 लगा दें तो पूरी पृथ्वी पे संचार क्या हो जाएगा, संभव हो सकता है। दूसरा कथन यहाँ पे था, संगीत के एफएम संचार के उत्तम प्रकार का होना या होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं है। तो देखिए, जो हम एफएम सुनते हैं तो ये एफएम में डिस्टरबेंस कम इसीलिए होती है क्योंकि ये जो बाह्य का वायुमंडलीय जो शोर है, ये वायुमंडलीय जो भी चीज़ें हैं, कृत्रिम चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए एफएम अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर कथन देखिए दूसरा सही है। और पहले को हमने समझा कि 10,000 में नहीं बल्कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुल्यकालिक उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू आप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, अब देखिए संचार उपग्रह की बात कर रही, तो संचार उपग्रह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जब कक्षा क्या हो, भूतुल्यकाली होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है तथा कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। ये बात यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने योग्य है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसके समतल में हम इस उपग्रह को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। भूस्थैतिक स्थिति है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है, यह है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान पर निश्चित दूरी पर बना रहता है या निश्चित दूरी पर होता है, उसे भूस्थैतिक कहता है। तो देखिए, भूस्थैतिक का वही मतलब जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर हम 36,000 यहाँ पर छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि ये हमेशा इसी पे टिका रहेगा, तभी ये संचार संभव है। जैसे मान लीजिए हमने एक सैटेलाइट छोड़ा, हमने टारगेट किया कि इस सैटेलाइट से हम इस क्षेत्र को क्या करेंगे, इतने क्षेत्र को हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए ये सैटेलाइट जो है, इसकी गति पृथ्वी की गति से या पृथ्वी की धुरी के घूमने की गति से अगर भिन्न होती, तो मान लीजिए कि एक चक्कर में पृथ्वी क्या होती, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हो जाता, तब पता चले हमने अपने लिए लगाया था कम्युनिकेशन, लेकिन ये फोकस कहाँ हो गया, मान लीजिए ये फोकस हो जाके अमेरिका में फोकस हो जाता। तो इस स्थिति में क्या होता कि जो संचार है वो हम प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो इसीलिए ये जो क्वालिटी है ये 36,000 किलोमीटर में हमें मिल जाती है, जो कि भूस्थैतिक स्थिति कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सारे कथन जो हैं रॉन्ग ही हैं, तो इनको छोड़ते हैं। वह आरेख जो अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण है। तो देखिए, जो तुल्यकाली है तो वो क्या होगा, एक राउंड पे ही होगा, क्योंकि वो पृथ्वी का जैसे ये है, तो हमने अब चर्चा की कि धुरी पे घूमता है, तो ये क्या होगा, वृत्ताकार होगा। वह वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह कहाँ अवस्थित होते हैं, ये अवस्थित होते हैं बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में क्योंकि 36,000 जो है ये दूरी, ये क्या है, ये पूरी बहिर्मंडल में ही पहुंच जाती है। बाकी हम जैसे जानते हैं कि नीचे से चलते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब हमें मिलता है। लेकिन हम फिर बाह्य मंडल और इसके बाद बहिर्मंडल में जब चले जाते हैं, तब वहाँ पर हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन उपग्रहों का, संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण वहाँ पर करते हैं। एक भूस्थिर उपग्रह का काल, तो ये काल कितना होता है, 24 घंटे का, क्योंकि ये पृथ्वी के जितना धुरी में घूमती है उतने ही टाइम में ये अपना एक चक्कर लगाता है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन को प्रवर्तन किया था। ये केपलर नाम की जो दूरबीन है उसको उसने यूज किया किसके लिए, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए कि पृथ्वी के समान और कौन से ग्रह हैं। और एक बात की देखिए, हमारी पृथ्वी जो है ये सौर मंडल का एक मान लीजिए कि भाग है अपने सौर मंडल का, लेकिन इसी तरह से करोड़ों सौर मंडल हमारी ही मंदाकिनी में अवस्थित हैं और फिर करोड़ों अरबों मंदाकिनी हैं। तो इसका मतलब साधारण सा ये है फ्रेंड्स कि कितने ग्रहों, मतलब कितनी पृथ्वी ऐसी ही हो सकती हैं या फिर कितने ही ऐसे उपग्रह हो सकते हैं जहां पर जीवन है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जीवन होना बिल्कुल संभव है और होगा भी, क्योंकि हम तो देखिए एक
आकाश गंगा के एक छोटे से किनारे सौर मंडल के सदस्यों के हिसाब से रह रहे हैं, ठीक है, और इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो डेफिनेटली ये पॉसिबल होगा। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित पर यहाँ पर देखिए चर्चा करनी है। तो यहाँ पर पहली बात है, कह रहा है कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे यूरोपीय यूनियन है, इसने भी अपना एक स्टेशन उस तरह से क्या कर लिया, प्रमोचित कर लिया। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरा ये कह रहा है कि एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का उपग्रह रहा, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये मतलब इतनी का नहीं, 1500 कुछ का रहा है। अब एक बात और फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कुछ प्रश्न इसमें ये हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी करंट के हिसाब से लिया गया होगा, क्योंकि ये जो किताब है इसमें से कलेक्शन है लगभग 20 साल का। तो 20 साल के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनका कलेक्शन है, तो उनमें जो करंट की भी उस तरह की चीज़ें रही हैं उनको ऐड किया गया। तो जो स्टैटिक चीज़ें हैं उन पे हमें पूरा फोकस रखना है, और जो चीज़ें थोड़ा सा करंट की हैं उनको थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जब इनसैट 3 भी लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन से? तो देखिए, जब इनसैट 3 लॉन्च किया गया था तो उस समय ये कस्तूरी रंगन थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो हमारे के सिवन, डॉक्टर के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि भारत के टेलीकम्युनिकेशन का उपग्रह से जोड़ दिया गया है, भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, ये बात सही है। और दूसरा है कारण, यहाँ पर कह रहा है कि भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है क्या, इसलिए हमने कम्युनिकेशन को उपग्रहों से जोड़ दिया, नहीं। तो ये आर यहाँ पर गलत है। तो हमने टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रहों से जोड़ दिया है ताकि हम संचार अच्छा कर सकें अपने देश का। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये कहाँ से छोड़ा गया था, बैकनूर से। तो बैकनूर जो कि दक्षिण कोरिया में है, यहाँ से हमने रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट छोड़ा था। भारतीय दूर संवेदन मतलब कि IRS उपग्रहों का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो जो दूर संचार के या दूर संवेदन जो उपग्रह हैं रिमोट सेंसिंग वाले, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं फसल की उपज के आकलन के लिए, भौम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर संसाधनों को जानने के लिए, और खनिजों को जानने के लिए, खनिजों के अन्वेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने वर्ष 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वो क्या कर सकता है, तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। तुल्यकाली उपग्रह मतलब हम अपने सैटेलाइट से अब 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक भी अपने सैटेलाइट स्थापित कर सकते हैं। इसरो द्वारा 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था इनसैट 4A। अब देखिए, ये भी उस समय क्वेश्चन आया होगा, तो चूंकि ये करंट में रहा होगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, ये याद करके रख सकते हैं कि इनसैट 4A था उस समय। एपोसिस, कैसिनी, स्पित्ज़र तथा टेक्सार में से एक अंतरिक्ष यान है। तो कैसिनी को अभी हमने ऊपर देखा था कि यूएसए के द्वारा मोचित किया गया था, छोड़ा गया था। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन के रेडियो संपर्क को खो देता है। कारण दिया है, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, और जिसके कारण वो अपने चारों ओर की वायु को क्या कर लेता है, आयनित कर लेता है, या चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, जब भी अंतरिक्ष यान जो होता है पृथ्वी पर वापस आता है तो घर्षण के कारण, चूंकि वायु का घर्षण इतना ज़्यादा तेज होता है कि वो आवेशित हो जाता है, और इस आवेशन के कारण उसका जो कम्युनिकेशन है, वो जो पृथ्वी के जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उससे उसका संपर्क टूट जाता है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था कौरू से, ठीक है। और कौरू कहाँ? देखिए, फ्रेंच गुयाना में। तो कौरू फ्रेंच गुयाना से
एप्पल उपग्रह को हमने प्रक्षेपित किया था। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल, देखिए तो ये पहला संप्रेषण सैटेलाइट था फ्रेंड्स, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, कौन सा, एप्पल नाम का। और ये हमने कोरू से छोड़ा था, कब छोड़ा था, 19 जून 1981 को छोड़ा था। भारत ने इनसैट 1D का प्रक्षेपण किया गया था। तो भारत के इसका इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था, 12 जून 1990 को। इनसैट 2A छोड़ा गया था कब, 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई, उसका भार क्या था। तो इनसैट, देखिए इनसैट 4C हमने प्रयास किया था लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाया था, तो इसका 2168 किलोग्राम इसका भार था। ये भी करंट का क्वेश्चन रहा होगा। भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS 1A ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। तो IRNSS, इसके माध्यम से फ्रेंड्स हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे ज़्यादा अच्छी से अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पर देखिए प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट दिए गए हैं। तो प्रक्षेपण यान क्या था, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 मतलब कि SLV 3, ये रोहिणी से क्या किया गया, रोहिणी सैटेलाइट को छोड़ा इसने, यह रोहिणी सैटेलाइट से संबंधित है। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV ये संबंधित है ISROSS से। चंद्रयान 1 किससे छोड़ा गया था, PSLV मतलब कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से इसको छोड़ा गया था। भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, ये GSLV के माध्यम से हमने क्या छोड़ा था, एजुसैट। तो एजुसैट जो है उपग्रह हमने GSLV के माध्यम से क्या किया था, छोड़ा था, जिससे कि हम एजुकेशन को विस्तार देना चाह रहे थे, या एजुकेशन से संबंधित ये सैटेलाइट था। दिए गए मानचित्र में अंतरिक्ष में देखिए कुछ डॉट किए गए हैं, मतलब कि 1 2 3 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, और ये अंक जो है हमें बताना। देखिए एक अगर देखें हम तो एक ये है यहाँ पर ऊपर दिल्ली के पास में, ठीक है, और ये देखिए 2 ये है इधर, 3 ये है, और 4 हम आते हैं तो हमें 4 ये नीचे यहाँ पर मिलता है। तो ये क्रमशः कौन से हैं, देखिए अगर इनको हम समझें तो ये IIRS, SAC, NRSA और इसरो, ये इनके पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में कहाँ, या हासन में मतलब है, तो ये हासन कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। अब यहाँ पर देखिए स्थान दिए गए हैं और संस्थाएं दी गई हैं। तो इसरो ये कहाँ पे है, देखिए बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसरो अगर देखें तो इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च और